वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में निश्चित सूचना, निश्चित जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो इसके लिए समय समय पर अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इसके संबंध में संभवतः सबसे पहले जो तर्कपूर्ण परिकल्पना की थी वो थी किसी फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन की। उन्होंने इस परिकल्पना का प्रतिपादन 1749 में किया था। इसके बाद धीरे धीरे इस क्षेत्र में अनेक वैज्ञानिकों ने, अनेक विद्वानों ने अपने मतों का प्रतिपादन किया। इसलिए वर्तमान समय तक अनेक परिकल्पनाओं और सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका है। लेकिन ये जो परिकल्पनाएं और सिद्धांत अभी तक प्रतिपादित किए गए हैं, इनमें से किसी को भी पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो सर्वमान्य हो, जिसको सभी मानते हो, जिसमें कोई भी कमी या कोई भी दोष न हो। इस प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत अभी तक प्रतिपादित किए गए हैं। सबसे पहले हमने अब देखा था कि कास्ते द बफन थे, उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ग्रह या पृथ्वी, पहले देखते हैं ग्रह के निर्माण, ग्रहों के निर्माण, सारे ग्रह या सौर मंडल, उनके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाया गया है। तो जो सौर मंडल का निर्माण है उसमें भाग लेने वाले जो तारों की संख्या है कि उसमें कितने तारों ने भाग लिया, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, उन भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर इन वैज्ञानिक संकल्पनाओं को मुख्य रूप से कभी कभी 2 या कभी 3 भागों में बांटते हैं। जो क्या क्या हैं? पहली है अद्वैतवादी संकल्पना, मोनिस्टिक कंसेप्ट। अद्वैत मतलब जिसमें दो नहीं हो, एक ही हो। तो ऐसी संकल्पना जिसमें एक ही तारे ने सौरमंडल या ग्रहों की उत्पत्ति के निर्माण में भाग लिया हो। दूसरी है अद्वैतवादी सिद्धांत एवं परिकल्पना, ड्यूअलिस्टिक अप्रोच, जिसमें ग्रहों के निर्माण या सौरमंडल के निर्माण में 2 या 2 से अधिक तारों ने भाग लिया हो। और अंतिम परिकल्पना एक नई परिकल्पना है जो अभी तक सर्वमान्य है, आधुनिक सिद्धांत। इसमें मुख्य रूप से बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। अब हम ये जो मुख्य मुख्य अद्वैतवादी और द्वैतवादी और आधुनिक सिद्धांत हैं, इनके नाम और इनके प्रतिपादक और इनके प्रतिपादन के वर्ष के बारे में पढ़ते हैं। जो पहले देखते हैं अद्वैतवादी परिकल्पनाएं। अद्वैतवादी जो परिकल्पना थी उसको पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। पेरेंटल मतलब पितृत्व हाइपोथेसिस, की इसका कोई एक पिता था, एक तारा था, उससे फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके अनुसार क्या माना जाता है कि ग्रहों और पृथ्वी की उत्पत्ति में केवल एक ही तारे का योगदान है। फिर ये जो समस्या थी कि सौरमंडल की उत्पत्ति केवल एक तारे से हुई है, इसको सुलझाने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार विभिन्न मत प्रतिपादित किए। सबसे पहला मत हम देख चुके हैं, कास्ते द बफन थे। उन्होंने 1749 में, ये फ्रांस के थे, 1749 में एक अपनी परिकल्पना दी थी जिसे इन्होंने नाम दिया था पुच्छल तारा परिकल्पना, कॉमेट हाइपोथेसिस। इसके अनुसार ब्रह्मांड सौरमंडल की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति किसी पुच्छल तारे की वजह से हुई है। अगला जो अद्वैतवादी सिद्धांत या परिकल्पना है उसको 1755 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे कांट, जो कि जर्मन थे, जर्मन दार्शनिक कांट थे, उन्होंने दिया था। इसका नाम है वायव्य राशि परिकल्पना या फिर कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना ने जो कांट थे उन्होंने क्या माना था कि ब्रह्मांड में पदार्थ बिखरा हुआ था, जिसको उन्होंने आद्य पदार्थ कहा।
फिर वो आद्य पदार्थ धीरे धीरे, हम शॉर्ट में देखते हैं कि धीरे धीरे उस आद्य पदार्थ में संगठन होने लगा, वो एक जगह जुड़ गया। और एक जगह जुड़ने की किसी भी वजह से, भ्रमण गति से या फिर किसी भी वजह से वो जुड़ गया। इन्होंने अपना, हालांकि इन्होंने अपना वो कारण बताया कि किस वजह से जुड़े हैं, इन्होंने पूरी प्रोसेस बताई है, लेकिन हम शॉर्ट में देखते हैं यहाँ पे कि वो जब जुड़ गए आपस में तो फिर एक गतिहीन और शीतल वायव्य पदार्थ जो प्रारंभ में थे आद्य पदार्थ, उनसे एक गतिशील और तप्त निहारिका बन गई। फिर इस निहारिका, एक गतिशील जो निहारिका थी वो घूर्णन कर रही थी, इस निहारिका से धीरे धीरे घूर्णन के कारण इसके बाहर से छल्लों के रूप में पदार्थ बाहर होता गया और प्रत्येक छल्ला बाद में जाकर एक ठोस पिंड के रूप में परिवर्तित हो गया। और जो कांट थे, इनके अनुसार इस निहारिका से 9 छल्ले निकले थे और उन 9 छल्लों से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार ये थी कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। फिर अगली अद्वैतवादी परिकल्पना हम देखते हैं कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने अपना मत 1796 ईस्वी में दिया था। कब? 1796 जो मत दिया था उसका वर्णन इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी उसमें किया था। उस पुस्तक का नाम था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। ये जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, ये भी कांट की वायव्य राशि परिकल्पना से कुछ समानता रखती है। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना में प्रारंभ में आद्य पदार्थ था, उससे आगे चलकर निहारिका का निर्माण हुआ था, जबकि लाप्लास ने माना कि प्रारंभ में एक निहारिका थी और उस निहारिका से ही जो गतिशील थी और उस निहारिका से के बाहरी भाग से जो छल्ले निकले, 9 छल्ले, इन्होंने भी 9 छल्ले बताया कि वो 9 छल्ले निकले थे और उन 9 छल्लों से फिर आगे उन वो 9 पिंडों का निर्माण हुआ जो कि ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। जो अवशिष्ट भाग था वो सूर्य बना रह गया। हालांकि इनकी जो परिकल्पनाएं हैं इनमें दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सिद्धांतों का इन्होंने अपने आप इन्होंने ऐसे सिद्धांत शामिल कर लिए हैं कि जो कि गणित या अन्य सिद्धांतों के विपरीत होते हैं, जो वर्तमान में सत्य नहीं है। इसलिए इनमें बहुत सारी कमियां भी हैं। परंतु फिर भी ये जो सिद्धांत थे अद्वैतवादी परिकल्पनाएं, इन परिकल्पनाओं ने आगे के लिए एक अन्य परिकल्पना हम देखते हैं कि उल्कापिंड परिकल्पना, जो कि 1919 में लॉकियर महोदय ने दी थी। इसके अनुसार कि जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है वो उल्का पिंडों से हुई है। तो ये जो परिकल्पनाएं थी इनमें अनेक और बहुत सारे दोष होते हुए भी इन्होंने आगे के सिद्धांत और जो परिकल्पनाएं हैं उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता प्रदान किया। फिर जो अगली जो परिकल्पनाएं हैं वो हम देखते हैं द्वैतवादी परिकल्पनाएं या द्वैतवादी सिद्धांत या ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस। इसमें हम देख चुके हैं कि इन परिकल्पनाओं में हमने देखा था कि इसके अनुसार जो सौरमंडल या ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो कम से कम 2 तारे या फिर 2 से अधिक तारों के मिलने से हुई है। अधिकतर में तो 2 ही तारे माने गए हैं, लेकिन कभी कभी 3 तारे भी मान लिए गए हैं। तो इनसे मिलने से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। पहले चैम्बरलिन ने परिकल्पना दी थी, फिर मोल्टन ने उसमें सुधार किया। तो प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन, इनके अनुसार क्या हुआ कि प्रारंभ में सूर्य तप्त और गैसपूर्ण नहीं था, वरन ठोस कणों से बना हुआ चक्राकार था और शीतल था। इस प्रकार ब्रह्मांड में घूमते हुए सूर्य के पास से एक अन्य विशाल तारा पहुंचा। तो जब ये विशाल तारा सूर्य के पास आया तो इस तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर होने लगे, उससे अलग होने लगे। फिर प्रारंभ में ये जो अलग हुए ये कण
धूलिकण के रूप में थे। तो इस प्रकार सूर्य से जो कण अलग हुए थे इनको इन्होंने ग्रहाणु या धूलिकण या फिर प्लेनेटेसिमल माना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो ग्रहाणु थे इनमें कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। जो बड़े थे उन्होंने नाभिक का काम किया, उनके चारों ओर अन्य छोटे कण थे, अन्य ग्रहाणु थे, वो जुड़ते गए और इस प्रकार जो 9 पिंडों का, बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। वो जो 9 बड़े पिंड बने वो ग्रह कहलाए और शेष भाग उसका सूर्य रह गया। तो इस प्रकार ये थे चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। फिर अगली द्वैतवादी परिकल्पना है ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स और जेफरीज की। इस परिकल्पना का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान थे एक जेम्स जीन्स, इन्होंने 1919 में किया था। लेकिन फिर इसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जेफरीज महोदय थे, उन्होंने 1929 में इसमें कुछ संशोधन किया था। फिर जब संशोधन करने के बाद ये परिकल्पना अपने स्वरूप में आई तो उसके अनुसार क्या था कि प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था और सूर्य था, और उसके अलावा एक अन्य उसका साथी तारा भी था जो कि जो साथी तारा था वो गतिशील था और सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था। मतलब किसी अन्य तारे या किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा नहीं कर रहा था, सूर्य अपनी जगह पर ही अपने अक्ष पर घूम रहा था। और जो साथी तारा था वो एक पथ के सहारे इस प्रकार से घूम रहा था कि वो धीरे धीरे सूर्य के निकट आ रहा था। जब साथी तारा सूर्य के पास आया तो उसके प्रभाव से सूर्य के बाह्य भाग पर एक सिगार के आकार का ज्वार उत्पन्न हुआ। वो ज्वार सूर्य से अलग हो गया, जैसे जैसे साथी तारा निकट आता गया तो वो अलग होता गया। अलग होने के बाद उसमें विस्फोट हुआ। तो उस वजह से उस ज्वारीय जो ज्वार बना था सिगार के आकार का, उससे आगे क्या हुआ, इसके टूटने से जो 9 पिंड बने और वो 9 पिंड 9 ग्रह बन गए। तो इस प्रकार ये थी जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। अब रसेल जो एक वैज्ञानिक थे, इनकी थी द्वैतारक परिकल्पना। इनके अनुसार क्या था कि इनमें एक तो सूर्य था जो, और सूर्य के साथ एक उसका साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। फिर आगे चलकर एक विशालकाय तारा अन्य जो साथी तारा था उसके समीप आया, परंतु ये जो साथी तारे का भी साथी तारा था, तीसरा तारा था, इसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत दिशा में थी। इनके बीच प्रारंभ में अधिक दूरी थी, लेकिन धीरे धीरे फिर इनके बीच की दूरी कम होती गई। जैसे जैसे ये जो साथी तारे का साथी तारा था सूर्य, और जो बीच वाला सूर्य का साथी तारा और जो तीसरा तारा था वो दूसरे तारे के पास आया, तो दूसरे तारे से उसके तीसरे तारे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण पदार्थ बाहर होने लगा। जब ये पदार्थ उससे बाहर हुआ तो ये फिर आगे जाकर ठोस पदार्थ में आपस में आकर्षण के कारण जो ठोस पिंड बन गए, और ये ठोस पिंड बाद में जाकर उपग्रह बन गए। तो इस प्रकार ये थी द्वैतारक की रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। फिर एक अन्य द्वैतवादी परिकल्पना अंतर तारक धूलि परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। ये एक रूसी भूगोलवेत्ता थे ओटो स्मिड, उन्होंने 1943 में दी थी। फिर एक और परिकल्पना है सुपरनोवा परिकल्पना, ये हॉयल और लिटिलटन ने दी थी 1939 में। इस प्रकार ये मुख्य रूप से हमने अद्वैतवादी परिकल्पनाएं और द्वैतवादी परिकल्पनाएं देखी। अब जो इनमें से हर परिकल्पना में कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, तो इन कमियों और इन दोषों को देखते हुए जो आधुनिक सिद्धांत प्रतिपादित किए वो मुख्य रूप से 2 सिद्धांत हैं। एक तो स्थिर अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि 1950 के दशक में हरमन बॉन्डिंग और गोल्ड और हॉयल इन सब लोगों ने मिलकर दिया था। और एक है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, जो कि 1966-67 में लेमेंतियर और वेगनर इन दोनों के प्रयासों से अस्तित्व में आया था। अब इन दोनों आधुनिक सिद्धांत हैं, इनको हम अलग से वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये थे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत या परिकल्पनाएं, या फिर हम मान सकते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत या परिकल्पनाएं। थैंक यू।